हर कहानी के पीछे एक सुर होता है और सुर के पीछे होती है एक थ्योरी। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम यहाँ नोट्स नहीं बनाते, वी मेक नोट सेंस। हेलो सबको, आज हमारे यूनिट फर्स्ट का दूसरा दिन है। पार्ट 2 पर चलने से पहले मुझे सब ये बताओ कि हिंदुस्तानी संगीत किसके असर से बदला और कर्नाटक संगीत कैसे प्योर फॉर्म में रह पाया। अब मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो के बीच में क्वेश्चन करूंगी और उसके आंसर वीडियो को बिना बैक किए करने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा बताया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 1336 ईस्वी के आसपास, जब विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद ही था कि भाई अपनी इंडियन संस्कृति को प्योर फॉर्म में बचाना है। इसके स्पिरिचुअल एडवाइजर थे संत माधव विद्यारण्य। ये कोई आम इंसान नहीं थे, दार्शनिक भी थे, पॉलिटिकल गुरु भी, और सबसे जरूरी, इन्हें संगीत की जबरदस्त समझ थी। विद्यारण्य जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू की, मेल पद्धति। ये बेसिकली रागों को साइंटिफिकली कैटेगराइज करने का सिस्टम था। उन्होंने 15 मेन पेरेंट राग बताए। बाद में 16वीं शताब्दी में पंडित रामा मत्ते ने इससे और बढ़ाया और बोले भाई अब 19 मेल होने चाहिए। फिर सोमनाथ जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो 23 मेल ही सही लगते हैं। अब बताओ, 15 के बाद 19 किसने किए और 23 तक किसने बढ़ाए? जल्दी बताओ, कमेंट में बताना मेरे को। और फिर आए वेंकटमखी साहब 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने गेम ही चेंज कर दिया। लगभग 1650 के आसपास वेंकटमखी ने एक किताब लिखी, चतुर्दंडी प्रकाशिका। इस किताब में उन्होंने पूरा राग सिस्टम साइंटिफिक तरीके से समझाया। बोले अब 72 राग होंगे जिनसे बाकी सारे राग्स पैदा होंगे। तो वेंकटमखी ने कितने मिलकर राग बताए थे? इन पेरेंट राग को कहा गया है मेलकर्ता राग या जनक राग, मतलब माँ राग। ठीक है, जिनसे बाकी राग पैदा होते हैं, उनसे जो राग बनते हैं उनको क्या कहते हैं? जन्य राग, मतलब बच्चे राग। जनक राग और जन्य राग। ठीक है, माँ राग और बच्चे राग, इजी। 72 जनक राग 12 चक्रों में बटे हुए हैं। हर चक्र में 6 राग है। पहले 36 राग में होता है शुद्ध मध्यम और बाकी 36 राग में होता है तीव्र मध्यम, जिन्हें हम प्रति मध्यम भी कहते हैं। तो इससे रागों को समझना और कैटेगराइज करना बहुत इजी हो गया, मतलब एकदम मैथमेटिकल तरीके से। हाँ, मैथ्स एंड म्यूजिक, मतलब अगर तुमने मैथ्स से दोस्ती नहीं की ना तो यहाँ भी मार्क्स कटेंगे। क्या तुम्हें याद है कि पूरा सिस्टम किसने साइंटिफिक बनाया था? फिर आए श्री गोविंदाचार्य जी 18वीं सदी में। अब वेंकटमखी का सिस्टम तो बढ़िया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो अब इंसान है, कुछ नहीं होता। तो श्री गोविंदाचार्य जी आए और बोले अब से आरोह और अवरोह पूरी तरह से सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब आरोह अवरोह का सीक्वेंस होना चाहिए। आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है? बताओ, तुम बताओ। यानी हर राग का पूरा चढ़ाव और उतार साफ और कंसिस्टेंट रहेगा। और तब से 72 मेल वाला सिस्टम परमानेंटली फिक्स हो गया फाइनली। आज भी वही चलता है। तो बताओ किसने 72 मेल सिस्टम का फाइनल किया और फिक्स्ड किया? अब आते हैं हरिदास परंपरा पर। अब राग ताल तो तय हो गए, पर गाने कौन बनाए? यहां एंटर करते हैं हरिदास संप्रदाय के संत, खासकर पुरंदर दास। इन्हें कहते हैं कर्नाटक संगीत के पितामह। कर्नाटक संगीत के पितामह कौन थे? पुरंदर दास। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही बिगनर्स के लिए सिस्टमैटिक तरीके से म्यूजिक सीखने की फाउंडेशन रखी। पुरंदर दास जी ने सिखाने के लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज बनाए, जैसे सरली वरिसे, जंटा वरिसे, अलंकार और पिल्लारी गीत, जो आज भी हर स्टूडेंट को सबसे पहले सिखाए जाते हैं। मतलब अगर तुम आज कर्नाटक म्यूजिक सीखने जाओगे ना, तो पहला लेसन, मतलब स्टार्टिंग के जो लेसन होंगे, वही होगा जो पुरंदर दास जी ने बनाए थे।
और फिर आए कर्नाटक संगीत के 3 दिग्गज। 18वीं सदी में 3 लेजेंड्स आए, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री। इन तीनों ने इतने सोलफुल कॉम्पोजिशन दी ना कि इन्हें कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। इन्होंने इस म्यूजिक को और रिच बनाया और बाद के जनरेशन के आर्टिस्ट को इंस्पायर किया। उस टाइम साउथ इंडिया के कई राज दरबार, तंजौर, मैसूर, त्रिवंतपुरम, इन्हें पैट्रोनाइज देते थे। किन किन राज दरबारों ने कर्नाटक कंपोजर को सपोर्ट किया? कर्नाटक में कई नई फॉर्म्स भी बनी, जैसे जति स्वर, स्वर जति, वर्णम, कृति, जावली, तिल्लाना, जिनसे आज का क्लासिकल कॉन्सर्ट स्ट्रक्चर बना। और अब आखिर में नॉर्थ वर्सेस साउथ का फर्क। अब भले ही दोनों की जड़ें एक ही हैं, पर डिफरेंस भी तो है ना। दोनों में शुद्ध स्वर की पोजीशन अलग है, इसलिए स्केल का फील अलग आता है। राग क्लासिफिकेशन का तरीका भी अलग है, मतलब नॉर्थ में थाट, साउथ में मेल। कर्नाटक में कंपोजिशन का स्ट्रक्चर में ज्यादा कंट्रोल रहता है, इम्प्रोवाइजेशन कम, स्ट्रक्चर ज्यादा। और हिंदुस्तानी में दिन रात के हिसाब से राग गाने का सिस्टम है, जो कर्नाटक में नहीं है। अब बिना चीटिंग किए जल्दी से बताओ, त्रिमूर्ति कौन है? नाम याद है ना? अब सोचो, इतनी लंबी जर्नी, तब मिलके ईसाई से लेकर वेंकटमखी के 72 मेल तक, पुरंदरदास के पिल्लारी गीत से लेकर त्यागराज की कृतियों तक, कर्नाटक संगीत लिटरली एक जीवंत विरासत है जिसने परंपरा को बचाते हुए मॉडर्निटी को अपनाया है। अब मैं लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगी, कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा गया है? इसका आंसर दे दो, मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। तो आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे नए यूनिट के साथ नए दिन में। बाय।